तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हो ट्राइब्स की जनसंख्या झारखंड में कितनी है। हो ट्राइब्स की जनसंख्या हमारे झारखंड में कितनी है, तो झारखंड में इसकी जनसंख्या है झारखंड में इसकी। देखिए, ये झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या रखती है, फोर्थ। सबसे पहला जनसंख्या क्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या है संथाल झारखंड में। उसके बाद उराव, उसके बाद मुंडा, और चौथी है हो ट्राइब्स। ठीक है, ये एग्जाम में इस क्रम में आएंगे आप लोग, इसको ये बढ़ते क्रम में है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने ग्रेटर देन लेस देन करके किया। तो ये सबसे ज़्यादा है संथाल, फिर उरांव, मुंडा, फिर हो, ये आपको ध्यान रखना है कि ये होती है। तो इसकी जनसंख्या है 9,28,289। ठीक है, ये याद रखेंगे। परसेंटेज में कितना होगा, तो परसेंटेज में है इसकी जनसंख्या 11 या 10.73%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10.73% है। तो ये ध्यान रखिएगा, झारखंड की जनसंख्या का ये इतना परसेंट ये हिस्सा रखता है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि इसका निवास स्थान कहाँ पर है और ये कहाँ से आए और कहाँ पर ये बसे, इनका झारखंड में आने का प्रवेश क्रम क्या था। तो झारखंड में 1000 BC से 600 BC के भीतर ये समय है। इस समय के अंदर में ये छोटा नागपुर में आए हैं। ठीक है, हम लोग छोटा झारखंड का बात कर रहे हैं, तो छोटा नागपुर में ये कब आए हैं, छोटा नागपुर में आए हैं 1000 BC से लेके 600 BC के बीच में छोटा नागपुर आए हैं। और यहाँ आने के बाद फिर ये कोल्हान की ओर भी बढ़े हैं। कोल्हान में भी ये पहुंचे हैं। तो कोल्हान में पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, उनका भी एक स्टोरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोल्हान में क्या स्थिति थी। तो कोल्हान में जब ये हो ट्राइब, हमारे ट्राइब वहाँ पहुंचे, उससे पहले वहाँ पर रहते थे भूइया और दूसरी ट्राइब, एक ट्राइब नहीं, वहाँ रहने की जनसंख्या के हिसाब से सरक जैन, जय समुदाय के लोग, सरक जैन जो हैं, जो जैन धर्म लिए हुए हैं, वो जैन वहाँ रहते थे। ठीक है, जैन धर्म का एक गांव पहले वो नहीं था, लेकिन वो अभी बताते हैं कि जिस क्रम में हो आए थे उससे पहले सरक जैन पहले वहाँ रहा करते थे। तो उसमें क्या हुआ था कि ये रहते थे, फिर हो ट्राइब्स के साथ इनका वो हुआ था। उनके बाद इनको वहाँ से भगा दिया गया था इन लोगों को, और हो ट्राइब्स कोल्हान में रहने लगे। ठीक है, हो ट्राइब्स कोल्हान में रहने लगे, और अभी कोल्हान में आपको इसकी जनसंख्या का बहुत बड़ा परसेंटेज कोल्हान में रहता है। कोल्हान में रहते, तो हो ट्राइब्स का रहने का निवास स्थान कहाँ है, कोल्हान। ये आपको ध्यान रखना है कि कोल्हान में हो ट्राइब्स निवास स्थान है। आगे देखते हैं। तो ये हो ट्राइब है, झारखंड में तो है ही, हो ट्राइब झारखंड में है, साथ ही यह उड़ीसा और वेस्ट बंगाल देखिए हमारा झारखंड है, तो इधर का वेस्ट बंगाल, इधर हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो गया उड़ीसा, और कोल्हान में, ये कोल्हान प्रमंडल में हो ट्राइब्स यहाँ निवास करते हैं। तो ये इसके बाउंड्रीज में इधर है, तो ये कोल्हान इधर हो, इधर भी रहेंगे। ठीक है, तो वो ट्राइब इधर भी रहती है। सारंडा के जंगल, खास करके पश्चिम सिंहभूम में जो सारंडा का जंगल है, यहाँ जैसे कि प्राकृतिक भूभाग भी आपसे पूछा जा सकता है कि सारंडा के जंगल में भी हो ट्राइब्स का निवास स्थान है। बेसिक ये हो गया कोल्हान प्रमंडल। आपका कोल्हान में 3 प्रमंडल आपके आते हैं, आपको ध्यान देना है। कोल्हान प्रमंडल का बात कर रहे हैं, तो कोल्हान प्रमंडल में आपका तीन जिले आते हैं। तो कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले हैं,
कोल्हान प्रमंडल के 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, और सरायकेला खरसावां। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये आपको ध्यान देना है कि ये होते हैं। ठीक है, आगे ये देखिए बोर्ड छोटा हो रहा है इसलिए, तो अब सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से 3 जिले, तो ये तीनों जिलों में आपके हो जनजाति निवास करती है। ठीक है, साथ ही सारंडा के जंगल में आपको मिलेंगी सारंडा के जंगल में भी ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और सारंडा के जंगल में क्यों पाई, सारंडा के जंगल आपका लोह अयस्क के लिए फेमस है। लोह अयस्क के लिए, अयस्क के खनन होता है, वहाँ पर खनन कार्य होता है। तो खनन कार्यों में ये हो जनजाति काफ़ी हेल्प, अपना जीवन निर्वाह के लिए भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि अगर वहाँ लोह जो कार्य जिस भौगोलिक क्षेत्र में होता है, तो वो जनजाति अगर वहाँ निवास कर रही है तो वो उस पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि खनन बहुत समय पहले से हो रहा है। तो वो ट्राइब्स क्या करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए खनन कार्यों में कार्य करते हैं, तो जीवन निर्वाह में वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सारंडा के जंगल में खनन होता है, तो वो ट्राइब्स वहाँ निवास करते हैं, तो अपने जीवन उपार्जन के लिए इसी में डिपेंडेंट है। अब जानते हैं इनका हो ट्राइब्स का खान पान। तो इसका खान पान मुख्य इनका खान पान है, देखिए, तो इसका मुख्य खाद्य पदार्थ है चावल, यानी भोजन में वो चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही पेय पदार्थ है, मुख्य पेय पदार्थ है दियांग या इली, जिसको हड़िया बोलते हैं। ये रानू का बना होता है, रानू को मिलाया जाता है इसमें। और एक मुख्य भोजन है, जिसे कहते हैं लेटो माड़ी या पोडोम जिलू। ठीक है, मुख्य खान पान इनका चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। मुख्य पेय है दियांग या इली, जो हड़िया रानू का बना होता है, मुख्य भोजन। और एक है लेटो माड़ी या पोडोम जिलू। ये सब आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखते चलना है। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे कि हो ट्राइब्स क्यों महत्वपूर्ण है, हो ट्राइब में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो अन्य ट्राइब से उनको अलग बनाती है। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहें, थोड़ा सा समय दें। ठीक है, इनका आर्थिक जीवन जानते हैं। अभी तो हम लोगों ने जाना कि वह लोह कर्म का कार्य करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या वो करते थे, तो आर्थिक जीवन उनका जानते हैं कि खेती तो करना ही है, खेती तो अस्थाई कृषि करते थे, अस्थाई कृषि। ठीक है, अस्थाई कृषि करते थे, और उनकी भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में उनकी भूमि को अगर बांटा जा रहा है, 3 भाग उनकी भूमि को हम लोग बनाते हैं। 3 भाग, एक है दान भूमि, बेड़ो भूमि या बड़ी भूमि, साथ ही ताड़ भूमि। ठीक है, याद रखेंगे।
तो दान भूमि में क्या होता है, ये वादी धान होता है, इसमें ज़्यादा धान होता है, इसमें धान होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें धान होता है। बेड़ो भूमि में क्या, ये सब्जी उगाने के काम आती है, सब्जी। और टाड़ भूमि में क्या होता है, गोड़ा भूमि है ये, इसमें गोड़ा धान होता है, ठीक है, दलहन, मोटा अनाज, मोटा मोटा अनाज। और मोटा अनाज में आपके इसमें धान भी आता है, ठीक है, धान भी आता है, मोटा जो धान होता है वो मोटा धान इसमें आता है। तो ध्यान रखेंगे कि हम आर्थिक जीवन में इनको अस्थायी कृषि करते थे, अभी लोह कर्म का कार्य कर रहे हैं, लोह कर्म अभी कर रहे हैं। 3 तरह की भूमि है, दान भूमि, बेड़ो भूमि, टाड़ भूमि। दान भूमि में धान उगाया जाता है, बादी धान। बेड़ो भूमि में सब्जी उगाते थे, और टाड़ भूमि में दलहन और मोटा अनाज, इसमें आपका कह सकते हैं कि मोटा अनाज भी आते हैं। और गोड़ा भूमि इसको बोलते हैं, टाड़ भूमि को टाड़ भूमि भी बोलते हैं और गोड़ा भूमि भी बोलते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखते चलेंगे कि 3 प्रकार की भूमि हो का इस्तेमाल करते थे, या 3 प्रकार की भूमि को अपने बांट के रखे थे, ताकि जिसमें सब्जी अधिक होती है उसमें सब्जी उगाते हैं, जिसमें धान अधिक होता है उसमें धान उगाते हैं, जिसमें सब मोटा अनाज अधिक होता है और मोटा अनाज उगाते हैं। हर फसल की अपनी एक भूमि की क्वालिटी होती है जो वो निभाते थे, ठीक है। आगे जानते हैं इनका धार्मिक जीवन कैसा होता था। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन, इनके सबसे बड़े देवता जो होते हैं उनको कहते थे सिंहबोंगा। सिंहबोंगा, सबसे बड़े देवता को सिंहबोंगा, ग्राम देवता को पाहुई देवता, ठीक है, ध्यान रखना है, सिंहबोंगा कहा जाता था। ग्राम देवता को पाहुई देवता, साथ ही इनके एक होती है धरती माता, यहां से लिखते हैं धरती माता। धरती माता को कहता था ओटी बोड़ाम, ओटी बोड़ाम। साथ ही इनके साप देवता को कहते हैं नाकेबुरु। आगे है मोरांगबुरु। मोरांगबुरु है पहाड़ देवता। वर्षा देवता भी, इन वर्षा देवी देवता को भी पूजा करते थे, तो वर्षा देवता को कहते हैं देसावली। बोंगा। तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि सिंहबोंगा, ये सबसे बड़े देवता का सिंहबोंगा है। ग्राम देवता को बोलते हैं पाहुई देवता, धरती माता को ओटी बोड़ाम, साप देवता नाकेबुरु, साथ ही मोरांगबुरु पहाड़ देवता, वर्षा देवता को देशावली बोंग, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं डायरेक्ट। अब अलग सिंहबोंगा सबको पता होता है, पहाड़ देवता मोरांगबुरु पता है आपको, देशावली जो है देवता वो है वर्षा देवता, धरती माता ओटी बोड़ाम, और ग्राम देवता पाहु देवता, साप देवता को नाकेबुरु। ये आपको ये ही सिर्फ अलग है, इसके अलावा सारा आपको लगभग याद हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे आप अगर ये सब चीज़ पढ़ के जाते हैं एग्जाम में। तो आप एग्जाम में आपको सिर्फ ये है कि छांटना आना चाहिए कि आप इस चीज़ को छांट ले रहे हो, आप इसको छांट ले रहे हो, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अलग से आपको पाही देवता याद रखना है और ओटी बोड़ाम याद रखना है। बाकी मोरांगबुरु और वर्षा देवता आप देशावली बोंगा याद रख सकते हो, ठीक है। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग हो जनजाति की जो विवाह पद्धति है उसके बारे में जानते हैं।
तो विवाह, इसमें कई प्रकार के विवाह होते हैं। जैसे विवाह होता है, इन विवाहों में से पहले प्रकृति के प्रतीक के रूप में विवाह किया जाता है, यानी प्रकृति के प्रतीक के रूप में विवाह किया जाता है। पहला विवाह इसमें इस तरह से होता है कि पहले विवाह को प्रकृति से करवाया जाता है और उसके बाद भी विवाह शुरू होता है। ये रस्में हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज में यह है कि प्रकृति विवाह प्रथम विवाह होता है, प्रकृति के साथ। पहला विवाह प्रकृति के साथ होता है, ठीक है, प्रथम विवाह। तो कुछ कुछ विवाह है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आदि विवाह हो समाज में, आदि विवाह जो होता है ये आयोजित विवाह है, अरेंज मैरिज, आयोजित विवाह। मतलब इसमें एक वर पक्ष होता है, कन्या पक्ष होती है, उनको उनके पेरेंट्स होते हैं, इनके पेरेंट्स मिला के विवाह करते हैं और इसमें गोनोंग यानी वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है, वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है। आदि विवाह जो अरेंज मैरिज है, आयोजित विवाह है, ये ध्यान रखेंगे, और इसमें वधु मूल्य दिया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे एक विवाह है जिसको जानते हैं कि हम लोग हो समाज में कौन कौन से ऐसे विवाह है जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो है इसमें दिक्कू आदि विवाह, दिक्कू आदि विवाह, ठीक है, दिक्कू आदि विवाह क्या है? यह अन्य समाज में अगर विवाह होता है तो उसको दिक्कू मतलब एक्सेप्टेड है। या दूसरे समाज में अगर विवाह हो रहा है, हो जनजाति है, दूसरे ट्राइब में अगर विवाह करता है तो उनको मान्यता दिया जाता है। तो ये दिक्कू बाहरी से विवाह अगर होता है तो वो समाज में, तो उसको बोलते हैं दिक्कू आदि विवाह। आरोपित विवाह, आरोपित विवाह में क्या होता है कि यह अपहरण विवाह है एक तरह का। मतलब वर जो है वो कन्या का अपहरण करता है, ठीक है, अपहरण करता है और विवाह होता है। उसमें कुछ भी वधु मूल्य वगैरह का कुछ लफड़ा नहीं है, वधु मूल्य नहीं दिया जाता, ना दिया जाता है। और क्या होता है? आरोपित विवाह, अपहरण विवाह बाहरी विवाह है, आदि विवाह अरेंज मैरिज नॉर्मली। और इसमें एक विवाह होता है, विवाह को बोलते हैं राजी खुशी विवाह, खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह इसको बोलते हैं, राजी खुशी। ये प्रेम विवाह है, ठीक है, प्रेम विवाह है, विवाह को प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें वर कन्या अपनी पसंद से विवाह करते हैं। ये वही प्रोसेस चलेगा, प्रोसेस यानी कि वो लोग जाएंगे अपने मान जी के पास और उनका विवाह होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह का विवाह होता है हो समाज में। और एक विवाह है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक विवाह है आदेर विवाह, आदेर विवाह। आदेर विवाह जो है वो है हट विवाह, मतलब कन्या करती है हट विवाह। वही जो विवाह जो होता है ना, विवाह में कन्या वर के घर में, कन्या जो है वो वर के घर में जाके रहने लगती है, घर में जाके रहने लगती है कि, और उसके घर में सेवा का कार्य करती है, सारा कार्य करना शुरू कर देती है और खाती कम है, वही विवाह है आदेर विवाह। और एक विवाह है दूध लोटवा विवाह, दूध लोटवा विवाह भी होता है। घर जमाई भी यहाँ होता है, घर जमाई विवाह, घर जमाई विवाह भी होता है। और साथ में आपको याद रखना है गोलोट विवाह भी होता है, गोलोट विवाह, सेवा विवाह होता है, सेवा विवाह, याद रखिएगा कितनी सारी विवाह इसमें होती है, ठीक है। अब जानते हैं हो समाज में कुछ पर्व त्यौहार होते हैं, हो समाज की कुछ पर्व त्यौहार। जैसे पर्व त्यौहार हो समाज में, पर्व त्यौहार
पर्व त्यौहार। हो समाज के पर्व त्यौहार में एक आता है माघी पर्व, जो माघ महीने में मनाया जाता है, माघ पर्व। तो क्या होता है, माघ मास में सारी धान की कटाई बुनाई सारी हो जाती है। उसके बाद जो उनके फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है इसको, और ये खुशी फसल उत्सव है, और ये माघ माह में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि धांगरों की विदाई की जाती है। तो दिया लिया, इतने दिन से अगर कोई व्यक्ति आपके घर में कार्य कर रहा है तो उसको विदाई दिया जाता है, उनकी मजदूरी दी जाती है, उनको खुशी खुशी विदाई की जाती है, ताकि वो फिर से सीजन जब आए, जब फेस्टिवल का, जब फिर से त्यौहार शुरू हो, या फिर से घर में कार्य हो, या फसल फिर से लगे जाए, तो उसके एक पर्व के रूप में सेलिब्रेशन किया जाता है माघ पर्व में। माघी धान बुनाई के एक त्यौहार है। ये सारे त्यौहार जो है आपको प्रकृति से रिलेटेड, काम से रिलेटेड ही होंगी। धान रोपनी भी होता है, ये जिसको बोलते हैं दामू नोई। और एक त्यौहार है बतौली, स्पेशली हो टाइप में मनाया जाता है। ये छोटी सरहुल इसको बोलते हैं, छोटी सरहुल। ठीक है, एक त्यौहार है जिसको बोलते हैं कोलोम। साथ ही कुछ कुछ और त्यौहार है, आप याद रखिएगा, माघी पर्व, धान रोपनी, बतौली, ये सारे हो ट्राइब्स के त्यौहार है। और कुछ त्यौहार है जैसे कि उमरी जो त्यौहार है, उमरी त्यौहार आपका इसमें मनाया जाता है। एक होरो जोमनामा कोलोम, माघी हो गया, बाहा, ये सारे आपके त्यौहार हैं। माघी तो है ही, बतौली, ये सारे आपके होड ट्राइब्स के महत्वपूर्ण त्यौहार हो गए। तो ये होड ट्राइब्स के त्यौहार आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जानते हैं इसके कुछ गोत्र होते हैं। तो होड ट्राइब्स में जो है गोत्रों की संख्या 80+ है, याद तो नहीं कर सकते, लेकिन रिजले ने इसका गोत्र की संख्या कितनी बताई है, 46 गोत्र है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं अभी, क्योंकि 46 गोत्र याद रखना काफ़ी मुश्किल है। आप सिर्फ याद रखिएगा 46 गोत्र होते हैं। इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो है मुंडा मानकी। आपका हमारा वीडियो में, चैनल में वीडियो है, जाके देखिएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अभी उतना डिटेल में हम नहीं बताते क्योंकि वीडियो ऑलरेडी है। मुंडा मानकी शॉर्टकट में बताते हैं, शासन व्यवस्था। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में अब ग्राम प्रधान कौन होता है? ग्राम प्रधान जो होता है वो है मुंडा। इसका सहायक हो गया डाकुआ। पहड़ा का प्रधान जो है वो हो गया पहड़ा, वो हो गया आपका मानकी। वधु मूल्य आपको इसमें नहीं जानना है। और युवा गृह है इसका गित्ती ओड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुंडा समाज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे महिलाओं का वहाँ पर जनजाति में तीर धनुष चलाना और स्पर्श करना उनको वर्जित था, मतलब उन लोगों को, महिलाओं को नहीं दिया जाता था हो ट्राइब्स में। लेकिन और भी ट्राइब जैसे संथाल में आपने देखे होंगे कि महिलाएं तीर धनुष चलाती थी। तो हर ट्राइब का अपना महत्व होता है। तो आपको ये जानना है, आपने जितना कुछ पढ़ा वो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और धार्मिक अनुष्ठान देवरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी इसका धार्मिक प्रधान जो है, धार्मिक प्रधान वो देवरी होता है, देवरी। ठीक है, तो ये रही हो ट्राइब्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।